राजस्थान के छोटे से गांव खेड़ी में, जहां धूल भरी सड़कें और कच्चे मकान हर किसी की गरीबी की कहानी बयान करते थे, वहां रहता था एक युवा लड़का अर्जुन। 22 साल का ये लड़का अपने परिवार की एकमात्र उम्मीद था। उसके पिता रामकिशन जी एक छोटे से खेत में मजदूरी करते थे और मां सुमित्रा देवी पास के घरों में काम करके कुछ पैसे कमाती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। लेकिन अर्जुन में कुछ खास बात थी। बचपन से ही पढ़ाई में तेज था और हमेशा सपना देखता था कि एक दिन वो आईएएस अफसर बनकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल देगा। गांव के लोग भी उस पर बहुत भरोसा करते थे। जब भी कोई मिलता तो कहता, अरे रामकिशन भाई, तुम्हारा अर्जुन तो बहुत होशियार है, जब इसकी नौकरी लगेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं पास की थी, फिर पास के शहर जाकर 12वीं की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी वो यूपीएससी की तैयारी का सपना देखता रहा। जब उसने अपने माता पिता से कहा कि वो दिल्ली जाकर आईएएस की तैयारी करना चाहता है, तो पहले तो वे घबरा गए। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना, वहां की महंगाई, कोचिंग की फीस, सब कुछ उनकी औकात से बाहर लग रहा था। लेकिन रामकिशन जी ने अपने बेटे की आंखों में छुपे सपनों को देखा। वे समझ गए कि ये मौका अगर निकल गया तो शायद फिर कभी न मिले। उन्होंने गांव के साहूकार रामनाथ सेठ के पास जाकर हाथ जोड़े। सेठ जी, मेरा लड़का बहुत होनहार है, दिल्ली जाकर आईएएस की तैयारी करना चाहता है। आप कुछ पैसे उधार दे दीजिए, जब नौकरी लग जाएगी तो सूद समेत सब वापस कर देंगे। सेठ जी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने अर्जुन की तारीफ की तो उन्होंने 2 लाख रुपए 24% सालाना ब्याज पर देने को कहा। यह ब्याज बहुत ज्यादा था, लेकिन रामकिशन जी के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने अपना छोटा सा खेत गिरवी रखकर पैसे लिए। मार्च की गर्मी में अर्जुन ने दिल्ली की मिट्टी पर पहली बार कदम रखा। ट्रेन से उतरते ही उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। इतनी भीड़, इतने लोग, इतना शोर, सब कुछ उसके लिए नया था। उसके हाथ में एक पुराना बैग था जिसमें कुछ कपड़े, किताबें और मां का दिया हुआ प्रसाद था। पहले से ही रिसर्च करके वो मुखर्जी नगर पहुंचा, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का गढ़ माना जाता है। वहां एक छोटे से कमरे के लिए 8,000 रुपए महीने किराया मांगा जा रहा था। अर्जुन के लिए यह रकम बहुत ज्यादा थी। 2 दिन तक वो यहां वहां भटकता रहा, धर्मशालाओं में रात काटी। तीसरे दिन एक दोस्त ने उसे करीम नगर के बारे में बताया। यहां किराया कम था, लेकिन इलाका थोड़ा अलग किस्म का था। ज्यादातर मुस्लिम परिवार रहते थे। अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे सिर्फ पढ़ाई करनी थी। वहां उसे अब्दुल रहमान साहब का मकान मिला। 2 मंजिला घर था। नीचे अब्दुल साहब अपनी पत्नी फातिमा बेगम और 20 साल की बेटी आयशा के साथ रहते थे। ऊपर एक छोटा सा कमरा था जिसे वे किराए पर देते थे। किराया था 4,500 रुपए महीना, जो अर्जुन के बजट में था। अब्दुल साहब एक अच्छे इंसान लगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, यहां तुम आराम से रह सकते हो। हमारे यहां कोई परेशानी नहीं है। तुम हिंदू हो या मुसलमान, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पढ़ाई अच्छे से करना और अपना मकसद पूरा करना। अर्जुन ने राहत की सांस ली। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा था। एक खिड़की थी जहां से नीचे का बगीचा दिखता था। एक पुराना पंखा, एक छोटी सी टेबल और एक चारपाई, यही सब था जिसकी उसे जरूरत थी। अप्रैल महीने में अर्जुन ने दिल्ली की एक जानी मानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाणक्य आय अकादमी में दाखिला लिया। फीस थी 80,000 रुपए सालाना। यह रकम उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से जुटाई थी। अब अर्जुन के पास कोई बहाना नहीं था, उसे सफल होना ही था। उसका दिनचर्या बहुत सख्त था। सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे तक तैयार होकर अपनी पढ़ाई शुरू करना, 8 बजे तक सेल्फ स्टडी, फिर 9 बजे कोचिंग के लिए निकलना।
दोपहर 1 बजे तक क्लास, फिर वापस आकर खाना खाना, और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आराम और रिवीजन। शाम को फिर कोचिंग 6 बजे से रात 9 बजे तक। रात को वापस आकर 10 बजे से 12 बजे तक फिर से पढ़ाई। ये रूटीन इतना कठिन था कि कई बार अर्जुन को लगता था कि वो टूट जाएगा। लेकिन जब भी वो हार मानने को होता तो उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आ जाता। वे कितनी मुश्किल से उसे यहां भेजे थे, कितनी उम्मीदें लगाई थी। पहले महीने में ही उसका वजन 5 किलो कम हो गया। खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था। कोचिंग के पास की दुकानों में खाना महंगा था। घर से मां ने कुछ आचार और सत्तू भेजा था, उसी से काम चलाना पड़ता था। मई महीने की एक शाम, जब दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर थी, अर्जुन कोचिंग से थकाहारा वापस लौटा। उसका सिर दर्द कर रहा था और पूरा बदन पसीने से तरबतर था। कमरे में आकर वो पंखे के नीचे लेट गया। थोड़ी देर बाद वो उठा और खिड़की के पास गया। हवा की तलाश में उसने खिड़की खोली और नीचे बगीचे की तरफ देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसने काला बुर्का पहना हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। अर्जुन ने सोचा कि ये आयशा होगी, अब्दुल साहब की बेटी। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, लड़की ने भी ऊपर देखा। दोनों की आंखें मिली। अर्जुन को एहसास हुआ कि वो उसे घूर रहा है, तो वो तुरंत पीछे हट गया। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि कहीं उस लड़की को बुरा तो नहीं लगा होगा। अगले दिन सुबह जब अर्जुन कोचिंग जाने के लिए निकला तो उसने देखा कि वही लड़की बगीचे में खड़ी है। इस बार उसने अर्जुन को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। अर्जुन समझ नहीं पाया कि क्या करे। वो जल्दी से वहां से निकल गया। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। अर्जुन जब भी कोचिंग जाता या आता, वो लड़की उसे देखती रहती। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वो खासकर उसके आने जाने का इंतजार करती हो। जून की एक शाम, मौसम थोड़ा सुहाना था। हल्की सी बारिश हुई थी और हवा में ठंडक थी। अर्जुन कोचिंग से लौटा और कमरे में गया। वो बहुत थका हुआ था क्योंकि आज मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट था जिसमें उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। वो अपने कपड़े बदलने लगा। उसने अपनी शर्ट उतारी और अलमारी से दूसरी शर्ट निकालने लगा। तभी उसने एक आवाज सुनी, आप बहुत मेहनत करते हैं। अर्जुन चौंक गया। आवाज कमरे के अंदर से आई थी। उसने घूमकर देखा तो वही लड़की वहां खड़ी थी जो रोज उसे देखा करती थी। इस बार उसने बुर्का नहीं पहना था। वो करीब 20 साल की खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें बड़ी और काली थी। तुम यहां कैसे? अर्जुन हकलाते हुए बोला। उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी। मैं आयशा हूं, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको रोज देखती हूं। आप बहुत दुखी लगते हैं, लेकिन तुम यहां कैसे आई? दरवाजा तो बंद था। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरे पास चाबी है, ये कमरा हमारा ही तो है, आयशा ने कहा और थोड़ा और पास आ गई। आप बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूं। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो जानता था कि ये गलत है। देखो आयशा, तुम अच्छी लड़की हो लेकिन ये सही नहीं है। तुम्हें अपने कमरे में वापस जाना चाहिए। तुम्हारे अब्बू को पता चल गया तो? अब्बू को कुछ नहीं पता चलेगा, आयशा ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। मैं बहुत अकेली हूं, यहां कोई दोस्त नहीं है, आप मुझसे थोड़ी बात कर लीजिए ना। अर्जुन ने महसूस किया कि लड़की वाकई में अकेली लग रही है। उसे उस पर तरस आया। ठीक है, थोड़ी देर बात कर लेते हैं, लेकिन फिर तुम्हें जाना होगा। आयशा खुश हो गई। वो कमरे में चारों तरफ देखने लगी। ये कमरा कितना छोटा है, आप यहां कैसे रहते हैं? और ये सब किताबें। उसने अर्जुन की किताबों को देखा। मैं आईएएस बनने की तैयारी कर रहा हूं, अर्जुन ने बताया। वाह, तो आप अफसर बनेंगे। मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन अम्मी कहती है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, शादी करनी है बस। अर्जुन को लगा कि आयशा एक समझदार लड़की है।
उन्होंने थोड़ी देर बात की। आयशा ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि कैसे वो हमेशा घर में बंद रहती है, कैसे उसके कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, अब तुम जाओ, अर्जुन ने कहा। देर हो रही है। आयशा के चेहरे की खुशी गायब हो गई। क्या मैं कल फिर आ सकती हूं? अर्जुन ने कहा। देखते हैं। अगली शाम अर्जुन कोचिंग से लौटा तो उसने देखा कि आयशा पहले से ही उसके कमरे में बैठी है। इस बार वो कुछ ज्यादा ही सजी धजी लग रही थी। उसने एक हल्के रंग का सूट पहना था और हल्का सा मेकअप भी किया था। तुम फिर से आ गई? अर्जुन ने पूछा। हां, मैंने कहा था न कि कल आऊंगी। आप भूल गए? आयशा ने कोकेटिश अंदाज में कहा। अर्जुन को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अपने कपड़े बदलने लगा। तभी आयशा ने कहा, मैं यही बैठूंगी। आप कपड़े बदलिए। नहीं, ये गलत है। तुम बाहर जाओ, अर्जुन ने कहा। लेकिन आयशा नहीं गई, बल्कि वो और भी पास आ गई। क्यों? मैं तो सिर्फ आपको देख रही हूं। कुछ गलत नहीं कर रही। अर्जुन परेशान हो गया। वो बाथरूम में जाकर कपड़े बदल कर आया। जब वो बाहर आया तो आयशा ने कहा, आज मेरी प्यास नहीं बुझी। प्यास? पानी चाहिए? अर्जुन कंफ्यूजन में बोला। नहीं, मेरी प्यास कुछ और चीज से बुझेगी। आयशा की आवाज में एक अजीब सा जादू था। आज पूरी रात मुझे आपके साथ रहना है। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। ये तुम क्या कह रही हो आयशा? ये बिल्कुल गलत है। तुम नीचे अपने घर जाओ। अब्दुल साहब को पता चल जाएगा तो बहुत परेशानी होगी। तो क्या हुआ? आयशा ने कहा। मैं हिंदू हूं या मुसलमान, इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रेम में कोई धर्म नहीं होता। नहीं आयशा, ये प्रेम नहीं है। ये गलत है। मैं हिंदू हूं, तुम मुसलमान हो। ये सही नहीं है। तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे? आयशा की आंखों में एक चालाक चमक आई। उसने अपना फोन निकाला। देखिए, मैंने आपका कपड़े बदलते हुए वीडियो बना लिया है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। तुमने क्या किया? हां, जब आप कल कपड़े बदल रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अब अगर आप मुझे खुश नहीं करेंगे तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पर डाल दूंगी। सोचिए, आपके माता पिता देखेंगे तो क्या होगा? आपके गांव के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। वो समझ गया कि वो फंस गया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने भी कुछ गलत नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी खुशी चाहती हूं। अब आप डिसाइड करिए, या तो मेरी बात मानिए या फिर वीडियो वायरल हो जाएगा। अर्जुन के पास कोई चारा नहीं था। उस रात उसने वो सब कुछ किया जो आयशा चाहती थी। ये उसकी जिंदगी की सबसे काली रात थी। अब ये रोज का हो गया था। हर रात आयशा अर्जुन के कमरे में आ जाती। वो हमेशा किसी न किसी बहाने से अर्जुन को ब्लैकमेल करती रहती। कभी कहती कि वीडियो का थ्रेट है, कभी कहती कि अब तो रिलेशनशिप बन गया है तो उसे मेंटेन करना होगा। अर्जुन की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने लगा। वो रात भर जागता रहता, सुबह उठने में देर हो जाती। कोचिंग में भी कंसंट्रेशन नहीं रह पाई। टीचर भी नोटिस करने लगे कि ये लड़का पहले से अलग लग रहा है। एक दिन कोचिंग के बाद उसके दोस्त राहुल ने पूछा, अर्जुन, तू ठीक तो है ना? कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहा है। घर से कोई परेशानी का फोन आया है क्या? अर्जुन क्या बताता? वो सिर्फ इतना कह सका, नहीं यार, बस थोड़ा स्ट्रेस है, सिलेबस लोड ज्यादा है। आयशा का बिहेवियर भी दिन ब दिन और एग्रेसिव होता जा रहा था। वो अब अर्जुन को अपना बॉयफ्रेंड कहकर बुलाती थी। उससे पैसे भी मांगती थी। मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लाओ ना, कल मेरा बर्थडे है। अर्जुन के पास पैसे कहाँ थे? घर से जो पैसे आते थे वे तो सिर्फ जरूरी खर्चों के लिए काफी होते थे। लेकिन आयशा कहती, अगर गिफ्ट्स नहीं लाए तो वीडियो। एक दिन जब आयशा रात को अर्जुन के कमरे में थी तो नीचे से उसकी मां फातिमा बेगम की आवाज आई, आयशा, आयशा, तू कहाँ है? आयशा जल्दी से अर्जुन से चिपक गई और धीमी आवाज में बोली, कुछ मत बोलना। अम्मी को लग रहा होगा कि मैं बाथरूम में हूं।
लेकिन फातिमा बेगम को लगा कि आज आयशा कुछ ज्यादा देर से मिसिंग है। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने नोटिस किया था कि आयशा रात को बहुत देर तक कमरे में नहीं होती। आज उन्होंने डिसाइड किया कि वे चेक करेंगी। वे धीरे से ऊपर की तरफ आई। अर्जुन के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। उन्होंने जालीदार दरवाजे से अंदर देखा और जो नजारा देखा उससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी बेटी और किराएदार लड़का एक दूसरे की बाहों में थे। फातिमा बेगम को यकीन नहीं हो रहा था। उनकी आयशा, जिसे वे इतनी इज्जत से पाल रहे थे, ये सब कर रही थी। फातिमा बेगम से रहा नहीं गया। उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया। खोलो दरवाजा। अर्जुन और आयशा दोनों घबरा गए। आयशा ने जल्दी से अपने कपड़े सही किए और खुद को कंपोज किया। दरवाजा खोलते ही फातिमा बेगम अंदर घुस आई। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों था। ये क्या हो रहा है